हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज उसके बचे हुए पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। देखते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। तो निषेचन देखते हैं इसमें क्या है। कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका जो पहला स्टेप होता है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में इसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, तो एक स्पर्म और एक ओवम मिलके मतलब उनमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, निषेचन में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले है ना, फर्स्ट स्टेप यानी कि इसमें इसकी जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, इसके अंदर सबसे पहले एक स्पर्म और एक ओवम क्या करते हैं, फ्यूजन होता है उनमें। ठीक है, क्या होता है, संलयन होता है, फ्यूजन होता है, संयुग्मन बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन मतलब संयुग्मन। तो संयुग्मन में क्या होता है कि एक स्पर्म और एक ओवम क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं। ठीक, तो पता चल गया आपको क्या होता है फर्टिलाइजेशन में। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है इसका निषेचन का, इसके अंदर क्या होता है, एक स्पर्म और एक ओवम का क्या होता है, संयुग्मन होता है। अब देखते हैं, व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग। तो क्या होता है कि जो एक एग जो है, ठीक है, और एक स्पर्म, ठीक, तो एक एग के कांटेक्ट में जब एक स्पर्म आता है तो ये क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि कोई एग है ना, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है, जो फीमेल में क्या है कि एग है, तो एग में, एग से क्या होगा, स्पर्म का क्या होगा, वो कांटेक्ट में आएगा, है ना। एग में क्या होगा, एग से स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आके क्या होगा, उनमें फ्यूजन होगा, फ्यूज होगा, ठीक है, वो एग के साथ। ठीक, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो ये मैं फर्स्ट स्टेप इसका जो मैंने बताया है ना, उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर जो स्पर्म है वो एग के कांटेक्ट में आता है ना, वो एग के साथ में क्या होता है, फ्यूज होता है। ठीक है, एग के साथ में फ्यूज हुआ तो ये जो फ्यूजन होता है ना, ये जो संयुग्मन होता है एग के साथ में, तो एग के साथ में स्पर्म का जो फ्यूजन होता है, संयुग्मन होता है, ये क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। ठीक, तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म का न्यूक्लियाई है ना, वो क्या होगा, एग के साथ में क्या होगा, फ्यूज होगा और मतलब संयुग्मित होगा, संयुग्मित होके और क्या करेगा, एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएगा। तो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट। तो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट। तो इसका क्या परिणाम होगा, इससे क्या होगा कि फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्मेशन होगी, या है ना, फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्मेशन होगी, या फिर इसे जायगोट भी कहते हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट की फॉर्मेशन होगी। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो पहले हमने क्या जाना कि फर्टिलाइजेशन की जो फर्स्ट स्टेप होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसमें फ्यूजन होता है। एक स्पर्म और एक ओवम का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और उसके बाद में जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, एग की कांटेक्ट में आता है। एग की कांटेक्ट में आने के बाद में वो एग के साथ में क्या होता है, फ्यूज होता है। तो इसी फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के बाद में क्या होता है कि एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म होती है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद में क्या होता है, इस फॉर्मेशन का क्या रिजल्ट निकलता है कि इससे फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट बनता है। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट एक ही चीज है। ठीक,
उसके बाद में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो एग सेल है वो मदर से लिया जाता है और जो फादर से है स्पर्म सेल ठीक है। मदर से तो क्या है एग सेल, ठीक है, और फादर से स्पर्म सेल होता है, ठीक है, इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन की। और इनमें क्या होता है फिर मीटिंग, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। मतलब कि मदर से एग सेल और फादर से जो स्पर्म सेल है वो क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब फ्यूजन होता है उनमें, मतलब आपस में मिलते हैं, मीटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो क्या होता है कि जो नए जो बनते हैं, है ना, जो नए क्या होते हैं, विशेष वंशानुक्रम होते हैं। इंडिविजुअल इनहेरिट्स का मतलब होता है कि विशेष जो वंशानुक्रम होते हैं, नए जो बनते हैं, उनमें क्या होते हैं कि कुछ गुण तो मदर के होते हैं और कुछ गुण फादर से आते हैं, ठीक है। लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर। तो आप अपने सिस्टर को और अपने ब्रदर को देखिए क्या होता है कि सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन दैम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर ऑफ योर फादर और योर फादर, ठीक। तो क्या है कि आप देख सकते हैं कि जब आप अपने ब्रदर और सिस्टर को देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि कुछ जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। आपके मदर से, आपके फादर से क्या है कि जो गुण है वो उनमें आते हैं, है ना। तो आप उनके जो गुण हैं उन्हें पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज करना मतलब कि पहचानना। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आगे क्या है, फर्टिलाइजेशन में देखते हैं फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है कि जो फीमेल बॉडी होती है ना, फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की जो क्रिया होती है ना, तो वो क्या कहलाती है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन कहलाता है, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens, ठीक है। तो इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बहुत सारे एनिमल्स में होता है, ठीक है। उनमें कौन कौन से हैं, उनमें ह्यूमंस है, काउज है, डॉग्स है और हैंस है। इनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। अब आगे देखते हैं। You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female। तो आप ये जानकर आपको सरप्राइज होगा कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर की तरफ होता है, ठीक है। फीमेल जो होती है ना, तो क्या होता है कि फीमेल की बॉडी के बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो एक क्या होता है कि इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्या होता है कि कुछ तो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, जिसमें क्या होता है कि उन एनिमल्स की में जो फीमेल होती है उसके बाहर की तरफ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये वाटर में होता है, पानी में होता है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। तो देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। तो क्या होता है कि स्प्रिंग सीजन के दौरान, है ना, स्प्रिंग या जो बारिश का मौसम होता है ना, बारिश के सीजन में क्या होता है कि जो फ्रॉग्स हैं और जो टोड्स हैं, है ना, ये क्या करते हैं कि पॉन्ड्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं
और जहां पे क्या है धीमी गति से, है ना, धीमी गति से जो झरना बह रहा होता है ना, धीरे धीरे जो झरना बह रहा होता है ना, फ्लोइंग स्ट्रीम्स होता है, वहां की तरफ ये क्या करते हैं, फ्रॉग्स और ये टोड्स है वहां की तरफ मूव करते हैं। फिर क्या होता है कि व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, ठीक है, तो मेल और जो फीमेल है ये क्या है, पानी में साथ आते हैं, और उसके बाद द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फीमेल क्या करती है, बहुत सारे एग्स देती है ना, 100 मतलब हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, 100 की संख्या में, है ना, या 100 से ज्यादा क्या करती है, फीमेल एग देती है। क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, जो आउटर साइड में जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के, है ना, बाहर की तरफ जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जब रेनी सीजन होता है ना, बारिश का जब मौसम होता है, तो ये जो मेंढक वगैरह होते हैं, मेंढक है, टोड्स है, ये क्या करते हैं कि पोन्स की तरफ मूव करते हैं, या जो धीरे धीरे जो झरना बह रहा होता है उस तरफ ये मूव करते हैं। वहां पे क्या होता है कि मेल और फीमेल क्या करते हैं, साथ आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो फीमेल होती है ना, ये बहुत सारे अंडे देती है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स ये करती है, देती है, ठीक है। फिर क्या होता है, अनलाइक हैंस एग, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल, ठीक, एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। तो क्या होता है कि इसके विपरीत, है ना, अनलाइक मतलब इसके विपरीत, इसके विपरीत क्या होता है कि जो हैंस के एग होते हैं, है ना, मुर्गी के जो अंडे होते हैं, मेंढक के जो अंडे होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, किसी भी तरह की कोई शेल नहीं होती है ना, ये किसी भी तरह की शेल से कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, कवर्ड, है ना, किसी भी तरह की शेल से ये ढके हुए नहीं होते हैं, कवर्ड नहीं होते। तो क्या होता है कि एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, और ये क्या होते हैं उसकी तुलना में फिर कैसे होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो हैंस के एग हैं, है ना, फ्रॉग्स के एग हैं, अब ये क्या है कि ऊपर से अगर शेल से कवर्ड नहीं होंगे तो फिर ये कैसे होंगे, ये डेलिकेट होंगे, कोमल होंगे, ठीक है। A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs। तो इनके ऊपर क्या होता है कि शेल तो नहीं होती है, पर इसके ऊपर क्या होती है, जेली होती है। इसके ऊपर एक जेली की क्या होती है, लेयर होती है, जो क्या करे रखती है, एग्स को होल्ड करे रखती है, ठीक है। जो सारे एग्स को वो क्या करके रखती है, जो जेली की लेयर है वो होल्ड करके रखती है ना, पकड़ के रखती है। और फिर क्या करती है, उसे उन एग्स को वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, सुरक्षा देती है, ठीक। अब आगे देखते हैं, देखिए ये है फिगर, ठीक है, एग्स ऑफ फ्रॉग। इसके अंदर क्या है कि ये एग्स है फ्रॉग के, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, लेयर है जेली की, जो कि क्या कर रही है, इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है और इनको होल्ड करके रख रखा है एक साथ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म्स ओवर देम, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब एग्स छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, एग्स आर लेड मतलब एग्स जब अंडे जब छोड़ दिए जाते हैं तो वो क्या करता है, जो मेल है वो क्या करता है, उनके ऊपर स्पर्म छोड़ता है, ठीक है, डिपॉजिट्स स्पर्म ओवर देन, उनके ऊपर क्या करता है, स्पर्म छोड़ता है, उनके ऊपर स्पर्म जमा करता है। फिर क्या होता है, ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। तो क्या होता है कि जो हर एक जो स्पर्म है वो क्या करता है, पानी के अंदर रैंडमली क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, तैर रहा है, और किसकी हेल्प से, उसके क्या होती है, स्पर्म के क्या होती है कि एक लॉन्ग टेल होती है, ठीक है, एक लंबी पूंछ होती है ना, स्पर्म के क्या होती है, एक लंबी पूंछ होती है, जिसकी हेल्प से वो पानी में क्या कर रहा है, रैंडमली स्विम कर रहा है, तैर रहा है। तो क्या होता है, द स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद द एग्स। फिर क्या होता है कि स्पर्म क्या करता है, एग की कांटेक्ट में आता है, ठीक है, वो जो एग्स होते हैं उनके क्या करता है, कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है। तो फिर क्या होता है, दिस रिजल्ट इज फर्टिलाइजेशन। तो दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, तो ऐसा किस में होता है, फर्टिलाइजेशन में होता है ना। तो दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि इसके क्या है कि ये परिणाम स्वरूप
ठीक है, क्या होता है, क्या रिजल्ट होता निकलता है इसका कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन की क्रिया होती है। अब आगे देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह का जो अभी ये जो सारी प्रोसेस थी, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन की, है ना, तो ये क्या है कि मतलब ये क्या है कि ये जो दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, है ना, तो ऐसा किस में होता है, फर्टिलाइजेशन में होता है ना, ये क्या है, ये परिणाम है फर्टिलाइजेशन का। और इसके अंदर ये जो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, जिसमें क्या होता है, मेल, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट्स है उनका फ्यूजन कहाँ होता है, जो फीमेल होती है ना, उसकी बॉडी के बाहर की तरफ, है ना, फीमेल बॉडी के आउटसाइड में, फीमेल बॉडी के बाहर की तरफ, है ना, जो मेल है और जो फीमेल गैमेट्स है उनमें क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। अब बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। तो ये क्या है कि जितने भी जलीय जो प्राणी होते हैं, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, है ना, जैसे कि फिश है, स्टारफिश है ना, इनके अंदर क्या है, ये बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है, मतलब उनके अंदर क्या होता है, ये कॉमन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाना। अब आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब किस तरह से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, भ्रूण का, ठीक, देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बीइंग्स टू डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो, ठीक है। क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि क्या बनता है, बाद में डेवलप होके एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट की फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है ना। तो जो इंटरनल है, ठीक है, एक्सटर्नल है फर्टिलाइजेशन, अभी हमने उसके बारे में जाना, है ना। तो उनमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, फिर वो जाइगोट क्या होता है, डेवलप होता है, विकसित होता है एक एम्ब्रियो के रूप में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। और उसके बाद में ये जो जाइगोट है ये क्या होता है, डिवाइड होता है ना। जाइगोट में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, ठीक है। बार बार क्या होता है जाइगोट के अंदर, रिपीटली मतलब बार बार। तो जाइगोट के अंदर बार बार में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है ना। और फिर बाद में ये जो क्या होता है कि बॉल ऑफ सेल्स, और क्या बन रहे हैं, जो कोशिकाएं हैं उनकी क्या है, बॉल जैसी स्ट्रक्चर बनती है। तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, फिर वो जाइगोट क्या हुआ, डेवलप होके एम्ब्रियो बना, ठीक है। मतलब कि एम्ब्रियो बनता है जाइगोट, है ना, डेवलप होके। तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो जाइगोट होता है उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है ना। जाइगोट के अंदर क्या होता है, विभाजन होता है ना। उसमें क्या होता है, बार बार जब विभाजन होता है तो क्या होता है कि बॉल ऑफ सेल्स उसमें बनते हैं, ठीक है। वो किस में बनते जाते हैं कि जो कोशिकाएं उनकी बॉल जैसी स्ट्रक्चर उनकी बनती जाती है ना। तो समझ में आया क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन की जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है ना। तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, डेवलप होता है, तो सबसे पहले जाइगोट में क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, विभाजन होते हैं। जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता है। अब जाइगोट क्या है कि बार बार डिवाइड होता है ना, बार बार डिवाइड होता है, बार बार उसमें विभाजन होता है। तो उससे क्या होते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं उसकी बॉल जैसी स्ट्रक्चर बनती हैं, ठीक है। बॉल ऑफ सेल्स उससे बनते हैं। आगे क्या होता है इसमें कि द सेल्स देन begin to form groups that develop into different tissues and organs of the body। अब जो सेल्स थे, ठीक, तो वो जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं कि
एक ग्रुप में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, ग्रुप में फॉर्म होते हैं और डेवलप होते हैं, ठीक है, और डेवलप होके उनसे क्या बनते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं, है ना, अलग अलग तरह के क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं, टिश्यूज यानी उत्तक, है ना, तो डिफरेंट उससे क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, और क्या बनते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स यानी कि अंग, ठीक है। क्या हुआ कि जायगोट बार बार डिवाइड होके क्या कर रहा है कि सेल्स की बॉल बना रहा है ना, सेल्स की बॉल बना रहा है कोशिकाओं की, है ना, और फिर उसके बाद में ये जो सेल्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि एक ग्रुप में फॉर्म हो गए, ठीक है, इनका एक ग्रुप बना, और वो ग्रुप क्या हुआ, फिर डेवलप हुआ। डेवलप किस में हुआ, वो डेवलप हुआ अलग अलग तरह के टिश्यूज में, और किसमें, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसमें उसका क्या हुआ, वो विकास हुआ, ठीक है, विकसित हुआ। फिर उसके बाद में क्या होता है कि इसके अंदर दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो, ठीक है, तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है ना, जो ये विकसित जो हो रही है संरचना, है ना, ये क्या होती है, एम्ब्रियो, ठीक है, ये होती है एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर, ये जो डेवलपमेंट जो वाली प्रोसेस जो चल रही है ना, जिससे टिश्यू भी बन रहे हैं, ऑर्गन बन रहे हैं, बॉडी के ऑर्गन्स बन रहे हैं, है ना, उत्तक बन रहे हैं, अंग बन रहे हैं, तो ये जो डेवलपिंग जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या है, एम्ब्रियो। The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development। तो ये जो एम्ब्रियो है ये क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, उसकी दीवार पे ये चिपक जाता है, उसकी दीवार पे ये लग जाता है, ठीक है, एम्बेडेड, उसकी दीवार पे ये लग जाता है, और फिर वहां पे ये इसमें क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, उसमें फिर ये विकसित होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो क्या हुआ कि जो एम्ब्रियो है ना, ये क्या करता है, यूट्रस की जो वॉल है उसमें क्या होता है, ये डेवलप होता है, ठीक है, उसमें ये लग के, और क्या होता है, उसमें विकास होता है, वो वहां पे क्या होता है, वो विकसित होता है, और उसके बाद में क्या होता है कि द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, ठीक है, उसमें वो क्या होता है कि वहां पे लगातार विकसित होता है, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो होता है ये यूट्रस में, गर्भाशय में क्या होता है, लगातार विकसित होता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। तो फिर इससे क्या बनते हैं, बॉडी पार्ट्स बनते हैं, ठीक है ना, इससे क्या बनते हैं, धीरे धीरे क्या डेवलप होते हैं, बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। शरीर के जो भाग होते हैं वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, जैसे कि हाथ है ना, पैर हैं, हेड है, सिर है, आईज है, ईयर्स है, ये सारे डेवलप होते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, इज कॉल्ड अ फीटस, ठीक है। अब क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, तो एम्ब्रियो के ये जो बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाथ बन रहे हैं, पैर बन रहे हैं, है ना, सिर बन रहा है, आंखें हैं, तो इन बॉडी पार्ट्स को हम जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये फीटस कहलाता है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby। फिर क्या होता है कि ये जब फीटस का जो डेवलपमेंट है ना, फीटस का जो विकसित हो रहा है फीटस, तो ये जो उसका डेवलपमेंट है ये जब कंप्लीट हो जाता है ना, ये जब कंप्लीट हो जाता है तो मदर क्या करती है, बेबी का क्या होता है, फिर बर्थ होता है, ठीक है, मदर क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। तो क्या हुआ कि एम्ब्रियो क्या होता है, यूट्रस में चला गया, ठीक है ना, नहीं, एम्ब्रियो क्या करता है, यूट्रस में डेवलप होता है, ओके, ठीक है, यूट्रस में क्या करता है, वो डेवलप होता है, एक मतलब जो यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें लग के वो क्या करता है, विकसित होता है। विकसित होने के बाद में उसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स के डेवलपमेंट होते हैं। बॉडी पार्ट्स के जब डेवलपमेंट होती है बॉडी पार्ट्स की, है ना, शरीर के जो भाग होते हैं उनका जब विकास होता है, विकसित होते हैं, तो फिर उन्हें हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, है ना। उन बॉडी पार्ट्स को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है, फीटस कहलाता है ना। अगर वो बॉडी पार्ट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो फीटस कहलाता है। और फिर फीटस जब कंप्लीट हो जाता है ना, फीटस की जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, फीटस जब पूरा बन जाता है, तो फिर क्या करती है, जो मादा होती है, जो मदर होती है, वो बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। बच्चे का फिर क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो, ठीक है।
तो हेन्स के अंदर जो मुर्गियां होती है उनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। बट फिर क्या होता है, बट टू हेन्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस। ठीक है, लेकिन क्या जो हेन्स होती हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह और काउस की तरह बेबीज को जन्म देती हैं? यू नो दैट दे डू नॉट। तो आपको पता है कि वो ऐसा नहीं करती हैं, ऐसा उनमें नहीं होता है। अब देन हाउ आर चिक्स बर्न? ठीक है, तो ये जो चिक्स हैं, है ना, जो चूजे हैं, फिर वो कैसे बर्न होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो देखते हैं कि सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट है ना, उसमें क्या होता है, बार बार डिवीजन होता है, बार बार विभाजन होता है, और फिर बाद में वो कहाँ चले जाते हैं, वो ओविडक्ट में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एज इट ट्रेवल्स डाउन, ठीक है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। तो फिर जब वो ओविडक्ट में चले गए, ठीक है, जाइगोट जो है बार बार डिवाइड होके ओविडक्ट में जब चले जाते हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है कि बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, है ना, वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, है ना, जो मतलब कि उसके चारों तरफ, है ना। हम बात कर रहे हैं हैन की, ठीक है, तो हैन में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन क्या वो ह्यूमन बींग्स की तरह, क्या जो काउज होते हैं उनकी तरह बेबीज बर्न करती है? नहीं। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या होता है, कि ऐसा क्यों नहीं होता। क्योंकि उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट है वो बार बार डिवाइड होगा, ठीक है, और डिवाइड होके वो क्या करता है, ओविडक्ट में चला जाता है। ठीक है, जाइगोट किस में गया, ओविडक्ट में गया। अब ओविडक्ट में क्या होती है कि बहुत सारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसकी फॉर्मेशन होती है ना, उसके चारों तरफ क्या होती है, बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बनती है ना। उसको क्या करना, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारी क्या बन जाती हैं, परतें बन जाती हैं, बहुत सारी लेयर्स बनती हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव लेयर्स की फॉर्मेशन होती है उसके चारों तरफ। और क्या हो जाता है उसके बाद में कि इसमें क्या होता है कि द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हैंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। उसके बाद में क्या होता है कि आपने देखा होगा जो मुर्गी के जो अंडे होते हैं, है ना, उसके ऊपर क्या होता है कि बहुत ही हार्ड एक शेल होता है ना। उसके ऊपर की जो लेयर होती है, उसकी जो ऊपर की जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है ना। उसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है ना। तो वो हार्ड शेल क्या है, वो प्रोटेक्टिव लेयर ही है ना। क्या है वो, प्रोटेक्टिव लेयर ही है। तो जो जब जाइगोट ओविडक्ट में चला जाता है ना, तो उसके ऊपर क्या होती है, खूब सारी क्या है, बहुत सारी उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती हैं। तो जो फिर अंडा हम देखते हैं ना, जो है मुर्गी के अंडे को देखते हैं, तो उसमें क्या है, ऊपर की तरफ जो हार्ड शेल होती है वो क्या होती है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, उसको सुरक्षा प्रदान करने वाली परतें होती हैं। तो आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली लेज द एग। तो जब हार्ड शेल की फॉर्मेशन हो जाती है ना, तो मतलब जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो विकसित हो रहा है भ्रूण, है ना, उसके चारों तरफ जब हार्ड शेल की फॉर्मेशन हो जाती है, जब हार्ड शेल उसके ऊपर बन जाती है, तो क्या होता है, फाइनली जो हैन है वो क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, लेज द एग, अंडे देती है। और उसके बाद क्या होता है कि द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक। फिर उसके बाद में, है ना, तो क्या होता है कि जो जब उसने अंडे दे दिए, तो अंडे क्या है कि 3 सप्ताह बाद में क्या होते हैं कि विकसित होते हैं चूजे में। चिक मतलब चूजे, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो है वो 3 सप्ताह बाद में किस में विकसित हो जाएगा, चूजे में विकसित हो जाएगा। उससे क्या बनेंगे, चिक बनेंगे। ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। तो आपने देखा होगा कि मुर्गी क्या होती है, अंडों के ऊपर बैठी रहती है। और वो क्यों बैठे रहती है, वो क्या करती है, उन्हें क्या करती है, सफिशिएंट जो वार्मथ है ना, मतलब सफिशिएंट, जितनी जरूरी है उतनी गर्माहट उन्हें प्रोवाइड करती है, उन्हें गर्माहट प्रदान करती है। ठीक है, वो अंडों के ऊपर बैठ के क्या करती है, उन अंडों को गर्माहट देती है ना। डिड यू नो that development of the chick takes
प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो क्या आपको पता है कि क्या होता है इसके अंदर, है ना, जो एग है ना, उसमें क्या होता है कि ये जो चिक्स हैं वो डेवलप होते हैं, है ना। एग शेल के अंदर क्या होते हैं, ये जो चूजे हैं, ये जो चिक्स हैं, ये डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। इस दौरान क्या होता है कि मुर्गी ने अंडे दे दिए और फिर वो क्या करती है, उन अंडों के ऊपर बैठती है ना। तो उन्हें जितनी जरूरी होती है उतनी वो गर्माहट उन्हें देती रहती है। तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो चिक्स होते हैं उनका विकास होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है ना। इस दौरान क्या होते हैं, चिक्स बनते हैं, है ना, चिक्स विकसित होते हैं इस दौरान। तो आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप्ड इज इट बर्स्ट ओपन द एग शेल। तो क्या हुआ, इस दौरान क्या हुआ, चूजे बने, है ना, चिक्स की डेवलपमेंट हुई, चूजे बने। तो चूजे जब पूरी तरह से बन जाते हैं, पूरी तरह से जब विकसित हो जाते हैं, तो क्या होता है, एग शेल क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है। एग शेल क्या है, टूट जाती है। ठीक है, एग मतलब अंडों की जो एग की जो शेल है उसे तोड़ के क्या होते हैं, चूजे बाहर आते हैं। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं कि जो बाह्य निषेचन से होकर गुजरते हैं, अंडरगो यानी होकर गुजरना। तो जिन एनिमल्स के अंदर जो बाह्य निषेचन से होकर, जिसमें बाह्य निषेचन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फीमेल बॉडी के बाहर की तरफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब जब बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल बॉडी के, तो क्या होगा कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है ना, वो भी क्या होगा, फीमेल बॉडी के आउटसाइड ही होगा, बाहर की तरफ ही होगा, है ना। ये किस में होता है, वो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स। तो क्या होता है कि जब एम्ब्रियो लगातार जब ग्रो कर रहा है ना, तो क्या होता है कि वो किस में ग्रो करता है, वो एग कवरिंग के अंदर ग्रो करता है। ठीक है, अब जो फीमेल बॉडी है, ठीक है, फीमेल बॉडी के बाहर की साइड में एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है ना, भ्रूण विकसित हो रहा है। तो वो जो भ्रूण जब ग्रो कर रहा होता है लगातार, तो वो किस में कर रहा होता है, वो एग कवरिंग के अंदर कर रहा होता है, यानी कि उस एग के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, और उस एग कवरिंग के अंदर जो एम्ब्रियो है वो लगातार ग्रो करता है, ठीक है, वृद्धि करता है। फिर आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग्स हैच। फिर जब एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, पूरी तरह से जब विकसित हो जाता है, तो फिर एग्स क्या हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो अंडे से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पोन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टैडपोल्स हैं, है ना, वो किस में होते हैं, पॉन्ड्स में हैं, जो झरने हैं उनके अंदर स्विम करते हैं, है ना। तो तालाबों में, झरनों में क्या है, बहुत सारी संख्या में टैडपोल्स क्या होते हैं, स्विम करते हैं, तैर रहे होते हैं। ठीक है, अब है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स होते हैं जो सीधे क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और ओविपेरस क्या होते हैं, जो सीधे अंडे को देते हैं। ठीक है, जो सीधे अंडे देते हैं वो होते हैं ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, वी हैव लर्न्ड that some animals give birth to young ones while some animals lay eggs which later develop into young ones। तो क्या होता है कि हमने देखा है कि कुछ एनिमल्स तो क्या करते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, यंग वंस बर्थ करते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, जो कि बाद में डेवलप होके क्या करते हैं, यंग वंस, ठीक है, बच्चों के रूप में विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं बाद में। ठीक है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। तो जो एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं, वो क्या, कौन से होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब है दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। तो जो एनिमल्स अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ओविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं।
द फॉलोइंग एक्टिविटी will help you understand better the differentiate between viviparous and oviparous animals। तो एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आपको ओविपेरस और विविपेरस के बीच के डिफरेंस को समझने में आसानी होगी। ठीक है, ओविपेरस और विविपेरस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, देखते हैं। तो ये इस तरह की एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक, अब आगे देखते हैं। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले दैम आउटसाइड देयर बॉडीज। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स, तो कुछ एनिमल्स के एग्स कैसे होते हैं कि है ना, इजीली ऑब्जर्व करे जा सकते हैं, आसानी से पहचाने जा सकते हैं। कैसे? क्योंकि क्या होता है, बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज, क्योंकि उनकी जो मदर होती है वो क्या करती है कि अंडे क्या करती है, बॉडी के बाहर की तरफ अंडे देती है ना। मदर क्या करती है, बॉडी के बाहर के साइड में अंडे देती है। तो उन अंडों को देख के हम क्या कर सकते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके अंडों को देख के। ठीक है, फिर क्या होता है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। तो समझ में आया कि क्या होता है कि द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व। क्या होता है कि कुछ जो एनिमल्स है उनके अंडे पहचानना आसान होता है, उन्हें ऑब्जर्व करना आसान होता है, क्योंकि उनकी जो मदर होती है वो बॉडी के बाहर की तरफ अंडे देती है ना। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है जो ओविपेरस एनिमल्स हैं। ठीक है, जो सीधे ही क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो ओविपेरस एनिमल्स के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काव और कैट। लेकिन आप क्या कर सकते, आप जो है वो डॉग के, काव के, है ना, या फिर कैट के अंडे कलेक्ट नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अंडे नहीं देते। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, तो क्या होता है कि इनके अंदर क्या होता है, जो मदर होती है वो सीधे क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एनिमल्स। तो ये किसके उदाहरण है, विविपेरस एनिमल्स के उदाहरण है। अब नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। कैन यू नो गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो आप क्या विविपेरस और जो ओविपेरस एनिमल्स है इनके एग्जाम्पल और बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं। यंग वंस टू अडल्ट्स। ठीक, द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट्स। तो क्या होता है कि नए बच्चे का जन्म होता है ना, बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है, और क्या हुआ कि एग से क्या हुआ कि बच्चा निकला। ठीक है, तो बच्चे का जन्म होना और अंडे से बच्चा निकलना है ना, और उसके बाद में उनका लगातार ग्रो होना है ना, उनमें लगातार कंटिन्यू क्या हो रहा है, उनमें ग्रो हो रहा है, लगातार उनमें वृद्धि हो रही है। तो उसके बाद वो क्या बनते हैं, अडल्ट्स बनते हैं। अडल्ट्स मतलब कि वयस्क। ठीक है, तो किसी भी नए बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है, या फिर कोई एग है, हैच होता है ना, हैच होके उससे कोई यंग वंस बाहर आ रहा है। ठीक है, एग से बच्चा निकल रहा है। तो इन दोनों में ही क्या होता है कि आगे क्या है, लगातार इनमें वृद्धि होती है। ठीक है, ये लगातार कंटिन्यू क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और उसके बाद में इनसे क्या बनते हैं, वयस्क बनते हैं। ठीक है, इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि जो यंग वंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं उनसे अलग दिखते हैं। ठीक है, लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स। तो जो अडल्ट्स होते हैं उनसे अलग दिखाई देते हैं। उनके मतलब कि जो यंग वंस होते हैं और जो अडल्ट्स होते हैं उनके बीच में काफी डिफरेंट अंतर दिखाई देता है। ठीक है, रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म। एग से क्या बना, लार्वा। ठीक है, और कैटरपिलर। ठीक है,
मतलब लार्वा या है ना, लार्वा या कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। तो एग से क्या बना, लार्वा, फिर लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से क्या बनता है, अडल्ट। तो ये क्या है, सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल है। यू स्टडीड इन क्लास 7, जो आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल, और जो फ्रॉग है वो भी इसका एक दूसरा उदाहरण है। ठीक है, उसकी भी लाइफ साइकिल इसके जैसी सी होती है। ठीक है, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फ्रॉग है ना, उसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग जो है डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। उसके अंदर भी क्या होते हैं कि जो उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एग से हो रहा है। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जो फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल होती है ना, जो मतलब सिल्क वॉर्म की तरह ही होती है ना। जो रेशे होते हैं, रेशम के जो कीड़े होते हैं, है ना, रेशम कीट जो होते हैं, उनके जैसे ही क्या होती है, जो फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल होती है। उसमें क्या होते हैं, अलग अलग तरह की स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट उसमें स्टेजेस होती हैं, जिनको अगर ऑब्जर्व करें तो उसमें क्या देखेंगे हम कि स्टार्टिंग में क्या होते हैं, एग होते हैं। ठीक है ना, उसकी भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एग से होती है। एग से फिर बाद में क्या बनते हैं, अडल्ट बनते हैं। तो एग से लेकर और क्या होता है, उसमें आगे जाके अडल्ट स्टेज होती है, अडल्ट बनते हैं। अडल्ट स्टेज में है ना, तो क्या होती है कि इसके अंदर भी अलग अलग तरह की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, अलग अलग तरह की स्टेजेस होती हैं। ठीक है, वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग, एग से फिर टैडपोल या लार्वा, फिर बाद में अडल्ट, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, जो फ्रॉग की जो एग से लेके अडल्ट स्टेज होती है, इस दौरान क्या होती है, 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो होता है एग, एग से फिर क्या होता है, टैडपोल। ठीक है, टैडपोल मतलब लार्वा। ठीक है, टैडपोल मतलब लार्वा, और उसके बाद में क्या बनता है, एडल्ट बनता है। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। ठीक है, जो टैडपोल्स होते हैं वो जो एडल्ट्स होते हैं उनसे अलग नहीं दिखाई देते। ठीक है, कैन यू इमेजिन that these tadpoles would someday become frogs? Don't the tadpoles look so different from the adults, है ना। तो क्या होता है कि ये जो tadpoles हैं, ये अडल्ट से क्या होते हैं, अलग नहीं दिखाई देते। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो टैडपोल है एक दिन इनसे क्या फ्रॉग बनेंगे? ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो टैडपोल्स हैं इनसे एक दिन फ्रॉग्स बनेंगे, मेंढक बनेंगे। तो सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोड। तो सॉरी, अभी मैंने आपको थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है इसका गलत एक्सप्लेन किया। इसमें क्या होता है कि डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। तो क्या होते हैं कि ये जो टैडपोल्स होते हैं ये अडल्ट से बहुत ही अलग दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अडल्ट से क्या होते हैं, ये अलग दिखाई पड़ते हैं, अलग दिखाई देते हैं। तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इन टैडपोल से एक दिन क्या होंगे, फ्रॉग बनेंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह से क्या होता है, जो सिल्कवर्म की जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर जो कैटरपिलर है, जो प्यूपा है ना, उससे हम मतलब ये नहीं देख सकते कि उससे उसके जो उससे क्या होते हैं कि उसके जो अडल्ट मोथ होते हैं वो क्या होते हैं, काफी अलग होते हैं। ठीक है, Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm looks very different from the adult moth. तो जो प्यूपा है ना, जो कैटरपिलर है ना, सिल्कवर्म के जो प्यूपा है या फिर जो कैटरपिलर है वो अडल्ट मोथ जो होता है, ठीक है, बाद में जो अडल्ट मोथ बनता है उस अडल्ट मोथ से काफी अलग दिखाई देते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, द features that are present in the adult are not found in these young ones. ठीक है, तो जो फीचर्स होते हैं, है ना, एडल्ट्स के अंदर, है ना, वो यंग वंस की तरह उसमें फाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, क्या हो गया, जब इनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, इनके अंदर अंतर होते हैं, तो क्या होता है कि इनके अंदर जो फीचर्स है, इनके अंदर जो गुण प्रेजेंट होते हैं, है ना, एडल्ट के अंदर जो गुण होते हैं वो यंग वंस की तरह यंग वंस के जैसे नहीं होते हैं ना। द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दिस यंग वंस। तो एडल्ट के अंदर जो फीचर्स होते हैं, जो एडल्ट के अंदर जो गुण मौजूद होते हैं वो यंग वंस के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, देन
वॉट हैपन्स टू द टैडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर। तो बाद में ये जो टैडपोल्स है, कैटरपिलर्स है, इनका क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटिफुल मोथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोकून से क्या होता है कि ब्यूटीफुल मोथ जो है, एक सुंदर मोथ जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर जब आने वाला होता है, कोकून से जब बाहर एक सुंदर सा मोथ निकलने वाला होता है, तो आपने देखा होगा कि क्या होता है इस केस में। इन द केस ऑफ टैडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। तो फिर उसके बाद में क्या होता है इस केस में, जो टैडपोल्स होते हैं, है ना, ये अडल्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अडल्ट्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में ये कूदने के लिए, तैरने के लिए क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। कैपेबल यानी सक्षम होना। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, मतलब रूपांतरण कहते हैं। मतलब कि जो लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है अडल्ट में, है ना, तो लार्वा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है अडल्ट में, तो ये जो बहुत ज्यादा जो चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा जो चेंजेस होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस से ही आप याद रखिएगा। वॉट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। तो जब हमारी जब बॉडी ग्रो करती है, ठीक है, हमारे शरीर में जब वृद्धि होती है, तो आपने किस तरह के क्या क्या चेंजेस देखे हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर भी क्या हो रही है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। मतलब कि ये जो चेंजेस है ये मेटामॉर्फोसिस है। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, तो क्या मतलब इससे क्या सोचते हैं आप कि भाई हम भी क्या मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। तो क्या जो ह्यूमन बींग्स, तो क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, है ना, प्रेजेंट में जो एडल्ट्स होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है ना, जब बच्चे का जन्म होता है उससे सिमिलर होते हैं। या हम कह सकते हैं बच्चे के जन्म के बाद में जो उसकी बॉडी होती है ना, वो क्या होती है, जो एडल्ट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के जो एडल्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी पार्ट से, उनके बॉडी पार्ट से, उनके शरीर के जो भाग होते हैं उससे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब आगे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है अलैंगिक जनन। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स। तो हमने क्या है कि इस तरह के जो रिप्रोडक्शन है वो हमने पढ़ लिया है, इस तरह के रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। बट वॉट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। मतलब अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने कुछ एनिमल्स में जान लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा है और जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, है ना, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, जिन्हें ऐसे ही नहीं देख सकते, जिन्हें जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ठीक है, तो जिन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा। अमीबा को हम ऐसे ही नहीं देख सकते, उसे हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो जो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी में ही देख सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं। तो डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो वो किस तरह से उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से उनमें प्रजनन होता है, क्या आप जानते हैं। लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, कैसे इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर ब्लजेस। तो क्या होता है कि हाइड्रा जो होता है ना, तो हर एक हाइड्रा के अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा उसके अंदर उभार होते हैं, ब्लजेस यानी उभार, ठीक है। दीज ब्लजेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। तो क्या होता है कि ये जो उभार होते हैं ये विकसित होकर क्या करते हैं कि नए जो होते हैं, नए इंडिविजुअल है ना, नए विशेष को ये बनाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये बर्ड्स कहलाते हैं, है ना। अपने ही जैसे क्या करते हैं, ये अपने ही जैसे स्ट्रक्चर, ये अपने ही जैसे क्या करते हैं, जाति बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, न्यू इंडिविजुअल्स, है ना। किसी विशेष को ये बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बर्ड्स कहलाते हैं, है ना। हाइड्रा जो होते हैं, है ना, हर एक हाइड्रा में क्या होते हैं, उभार होते हैं। एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, उसके अंदर उभार होते हैं। तो वो उभार क्या होते हैं कि विकसित होते हैं, ठीक है, उनमें डेवलपमेंट होती है और वो विकसित होके फिर नए विशेष को वो बनाते हैं और वो क्या कहलाते हैं, बर्ड्स, ठीक है। तो उसके ही जैसे क्या बनते हैं, डेवलप होके बर्ड्स बनते हैं, है ना। तो रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट। तो आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि यीस्ट के अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो हाइड्रा में क्या होता है कि जब उससे नया बनना होता है हाइड्रा, है ना, उसके जैसा ही जब नया हाइड्रा डेवलप होना होता है तो वो क्या होता है, आउटग्रोज फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, है ना। तो एक सिंगल पेरेंट से ही, है ना, इसमें क्या होता है कि हाइड्रा में एक सिंगल पेरेंट होता है, एक सिंगल पेरेंट से ही आउटग्रोथ होके, है ना, बाहर की तरफ क्या होता है कि वृद्धि होके, है ना, और वो वृद्धि जब होती है तो उससे क्या होता है, नया जो है हाइड्रा डेवलप होता है, विकसित होता है ना। तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन में जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट ही जब शामिल होते हैं इस तरह के रिप्रोडक्शन में, तो वो इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एक हाइड्रा में क्या होते हैं, एक या एक से ज्यादा उभार होते हैं और उससे फिर क्या होता है, उनमें डेवलपिंग होके और नए हाइड्रा बनते हैं, ठीक है ना। तो जो नया जो उनमें बनता है ना, नया जो विशेष उनमें डेवलप होता है वो क्या कहलाता है, बर्ड्स कहलाता है ना। और फिर क्या होता है कि इस तरह के बर्ड्स जो होते हैं ये यीस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, यीस्ट के अंदर भी होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो हाइड्रा है ना, वो क्या होता है कि उससे जो उसमें क्या होता है कि जो एक सिंगल पेरेंट जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ क्या होती है, वृद्धि होती है ना, बाहर की तरफ वृद्धि होती है और क्या होता है, विकसित होके एक नया हाइड्रा बनता है, ठीक है ना। न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं बाहर की तरफ, जो सिंगल पेरेंट है ना, उसके आउट ग्रोथ से, है ना, सिंगल पेरेंट के आउट ग्रोथ से, यानी उसके बाहर जो वृद्धि होती है, बाहर की तरफ जो वृद्धि होती है, उससे क्या होता है कि, है ना, न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है। तो क्या होता है कि इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है सिंगल पेरेंट से, है ना, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट ही होते हैं इन्वॉल्व, है ना, जिस तरह, मतलब कि ऐसा टाइप रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रकार जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। तो फिर क्या होता है कि जो नया जो विशेष जो है वो डेवलप हो रहा है बर्ड्स से, है ना, क्या हो रहा है, हाइड्रा के जो बर्ड्स हैं उससे जो नया विशेष जो डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, ये इस तरह का जो है ये बर्डिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जो बर्ड्स हैं, ठीक है, हाइड्रा के जो बर्ड्स हैं उससे क्या हो रहा है, नए विशेष की क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, नया विशेष बन रहा है।
तो इस तरह का है ना, इस प्रकार का जो अलैंगिक प्रजनन है ना, ये क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है ना। मतलब बर्ड्स से बन रहा है ना, जो उसके ऊपर बर्ड्स जो होते हैं उससे क्या हो रहा है, नया डेवलप हो रहा है ना, नया हाइड्रा डेवलप हो रहा है। तो इस तरह का जो अलैंगिक प्रजनन है ना, वो क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है ना। इसे क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। ठीक, तो जो दूसरे तरीका का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसे है ना अमीबा में भी देख सकते हैं, जो कि क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जिसे सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर भी इस तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। तो देखते हैं ये मतलब किस तरह से होता है इसमें। ठीक, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। तो अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में आप पहले से जान चुके हैं। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है कि अमीबा जो है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, सिंगल सेल्ड एनिमल है, एक कोशिकीय जीव है। तो इट बिगन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। तो क्या होता है, उसकी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ना, उसमें क्या होते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, विभाजन होते हैं, और फिर वो न्यूक्लियस क्या बनते हैं, डिवीजन होके उससे दो न्यूक्लियाई बनते हैं। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होता है कि जो डिवीजन होता है बॉडी के अंदर है ना, उससे क्या बनते हैं, दो बन गए। ठीक है, दो न्यूक्लियाई बनने के बाद में हर एक जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, फिर न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, उसके फिर बाद में हर एक पार्ट में क्या होते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। तो फाइनली क्या होता है कि एक पेरेंट अमीबा से 2 अमीबा बनते हैं, 2 अमीबा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि जो एक न्यूक्लियाई है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, और फिर उन दोनों न्यूक्लियाई में फिर क्या बनते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है ना। हर एक पार्ट क्या करता है, न्यूक्लियस को रिसीव करता है, न्यूक्लियस होता है उनमें। फिर जब 2 बन गए है ना, तो एक पेरेंट अमीबा से जब 2 अमीबा बन गए है ना, फाइनली क्या होता है, एक पेरेंट अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक है, इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है जिसमें एक एनिमल क्या करता है ना, डिवाइड होके और 2 इंडिविजुअल बनाता है ना। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि एक एनिमल है ना, एक एनिमल के रिप्रोडक्शन में, एक एनिमल रिप्रोड्यूस में क्या होता है, रिप्रोड्यूस के द्वारा जब उसमें डिवाइड होता है, किसमें, 2 इंडिविजुअल में डिवाइड होता है, तो वो क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। ठीक है, दोहरा विखंडन कहलाता है। मतलब कि जो इस तरह का बना, एक से क्या बने, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बने, उनके अंदर फिर न्यूक्लियस बनते हैं, उनमें न्यूक्लियस बनने के बाद में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से 2 क्या बने, एक सिंगल पेरेंट अमीबा से 2 क्या बने, अमीबा बने। ठीक है, तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है ना, इस तरह का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जो प्रजनन होता है, इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो इनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान 2 क्या बनते हैं, विभाजन होता है। ठीक है, विभाजन होता है, डिवाइड होते हैं 2 इंडिविजुअल में है ना। तो 2 विशेष में जब वो डिवाइड होते हैं, तो इस तरह का जो होता है फिजन जो होता है, वो कैसा होता है, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है ना। तो रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस में क्या होते हैं, तो एनिमल रिप्रोड्यूस के द्वारा क्या होता है, उनमें जब विभाजन होता है तो 2 इंडिविजुअल बनते हैं। तो ये तो हो गई बाइनरी फिजन। ठीक है, दोहरा विखंडन। अब देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वंस। ठीक है, तो बडिंग जो है ना, अभी हमने बडिंग और बाइनरी फिजन के बारे में जाना। तो इनसे अलग क्या होता है कि जो दूसरा मेथड होता है, ठीक है,
जिससे क्या होता है कि सिंगल पेरेंट्स क्या करते हैं, यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यंग वंस को जन्म देते हैं। तो यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस, है ना। तो क्या होता है, जो सिंगल पेरेंट्स से जो यंग वंस रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, जन्म देते हैं, है ना, प्रजनन होता है, तो इस तरह के इन सब के बारे में क्या करेंगे, जब हायर क्लासेस होंगी, बड़ी क्लासेस में इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बडिंग के बारे में जान लिया, बाइनरी फिजन के बारे में जान लिया। बाइनरी फिजन के अंदर क्या होते हैं, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, है ना, उनमें जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो वो तब रिप्रोड्यूस के द्वारा क्या होता है, उनके अंदर डिवाइड होता है, ठीक है, डिवीजन होता है। तो डिवीजन होते हैं, 2 इंडिविजुअल बनते हैं, ठीक है, डिवीजन होता है, 2 इंडिविजुअल बनता है, तो वो क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। अब जो बडिंग है ना, और जो बाइनरी फिजन है, इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन के और जो अलग और मतलब कि और जो दूसरे और जो मेथड होते हैं, बडिंग और बाइनरी फिजन के अलावा जो और दूसरे मेथड जो होते हैं, जिनसे सिंगल पेरेंट से क्या बनते हैं, यंग वंस बनते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, है ना, प्रजनन के बाद। तो इन सब के बारे में हम आगे की जो हायर क्लासेज है उसमें जानेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई सजेशन देना हो कुछ, ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।